आज पीएसएम में हम डिस्कस करेंगे प्लेग के बारे में। तो प्लेग 10 मार्क्स में पूछा जाता है। प्लेग इज़ प्राइमरली एंड बेसिकली अ जूनोसिस काज बाय यार्सीनिया पेस्टिस। यार्सीनिया पेस्टिस की वजह से प्लेग होता है। ये बेसिकली ये जूनोसिस में आता है और ये इन्वॉल्व करता है रोडेंट्स को और फ्लीस को। ठीक है, जो रोडेंट्स और फ्लीस जो है ये इसमें इन्वॉल्व होगी प्लेग में। यार्सीनिया पेस्टिस की वजह से होता है ये, or it exists in natural foci and is transmitted by infected flea bite to human in living or intruding into the same ecological environment. Plague occurs in many forms, enzootically, epizootically, sporadically, and in epidemic. So all types including एंथ्रोपोनोटिक एंड प्राइमरी न्यूमोनिक फॉर्म्स। देखिए, जो प्लेग है ये, इसमें अपन ने देखा कि प्लेग जो है ना अलग अलग फॉर्म्स में हो सकता है, जैसे कि एंजूटिकली, एपिजूटिकली, स्पोरोडिकली, ये तीनों तरीके से हो सकता है, या एपिडेमिक के तौर पे भी हो सकता है। और जितने भी टाइप्स है ये एंथ्रोपोनोटिक एंड प्राइमरी न्यूमोनिक फॉर्म्स में मिलेंगे अपन को। Despite the enormous body of knowledge regarding the plague, these communicable disease continues to pose a threat in many areas. अब इसका स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो प्लेग इज ऑफन सीन एज अ प्रॉब्लम ऑफ द पास्ट और एन एंशिएंट डिसीज दैट इज अनलाइकली टू reappear, but continued outbreak throughout the world attest to its tenacious presence. Plague continues to be the threat because vast areas exist where wild rodents are infected, particularly in endemic countries in Africa, Asia, America. तो अफ्रीका, एशिया, अमेरिका में इसका एंडेमिक देखने को मिलेगा। Although the plague predominantly a rural disease, there have been outbreak among the urban population in मडागास्कर। ठीक है, तो मडागास्कर में अपन को urban population में भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड पेरू, प्लेग इज़ अ मेजर कंसर्न इन countries where it remain endemic given its inherent communicability, its rapid clinical course and high mortality. ठीक है, तो इसमें अगर इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो इसमें हाई मोर्टेलिटी देखने को मिलेगी। इसका रैपिड क्लिनिकल कोर्स होता है। अब डेवलपमेंट ऑफ रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट हैव कंट्रीब्यूट टू बेटर केस मैनेजमेंट एंड सर्विलेंस इन अफ्रीका इन अदर कंट्रीज़। जो डाटा है 2010 से 2015 तक का, वो क्या बताता है कि टोटल इसके 3248 केस ह्यूमन प्लेग के देखे गए 2010 से 2015 तक, जिसमें 584 डेथ हुई थी। ठीक है, ग्लोबली। और 2004 में इंडिया में रिपोर्ट किया गया लोकल आउटब्रेक ऑफ बुबोनिक प्लेग, जिसमें 8 केस आए, जिसकी वजह से 3 डेथ हुई। और डेनगुड विलेज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तरकाशी में डेनगुड विलेज में ये देखा गया था। 2004 की बात है। Absence of human plague may be simply means that there has been reduced human contact with plague bacteria circulating in nature. Therefore, there is a need of continue to take concerted effort to strengthen surveillance and improve control measures in order to manage human plague in endemic countries. जहाँ पे इसकी एंडेमिक आती है वहाँ पे इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, मैनेज करने की ज़रूरत है। और तो मेनली आपको डाटा याद रखना है कि 2010 से 2015 में 3248 केस आए ह्यूमन प्लेग के, जिसमें कि 584 डेथ हो गई। 2004 में अपने को बुबोनिक प्लेग के 8 केस देखने को मिले, जिसमें 3 डेथ हुई थी। और ये कहाँ पे हुई थी? उत्तरकाशी में डेनगुड विलेज में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एपिडेमियोलॉजी देखते हैं प्लेग की। तो एजेंट, काजेटिव एजेंट क्या है? यार्सीनिया पेस्टिस, जो कि ग्राम नेगेटिव होता है। नॉन मोटाइल कोकोबैसिलाई। अब प्लेग का जो यार्सीनिया पेस्टिस ग्राम नेगेटिव नॉन मोटाइल कोकोबैसिलाई है, जो कि बायपोलर स्टनिंग से पता चलता है। ठीक है, इसमें कौन से स्टेन लगाते हैं? वेसन स्टेन। द बेसिलाई अकर इन अ ग्रेट अबंडेंस इन बुबोस, ब्लड, स्प्लीन, लिवर,
अदर विसरास में पाया जाता है। इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड, स्प्लीन, लीवर इसमें पाया जाएगा विसरास में। और इसके अलावा न्यूमोनिक प्लेग जो है वो स्पूटम में भी मिलेगा। ठीक है, तो बुबोनिक टाइप होता है, एक न्यूमोनिक होता है। बुबोनिक टाइप में ब्लड, स्प्लीन, लीवर में मिल जाएगा, और अगर न्यूमोनिक टाइप का है तो उसमें अपन को स्पूटम में मिल जाएगा। द वायरुलेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज रिलेटेड टू एबिलिटी टू प्रोड्यूस एक्सोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन। तो इसमें क्या होता है, वायरुलेंसी किस पे डिपेंड करेगी कि एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन पे। and many other antigen and toxins. It has been shown that plague bacilli can survive and multiply in the soil of rodent burrows. rodent burrows जहाँ पे होती है वहाँ पे ये मल्टीप्लाई होता है सोइल में। और इसके अलावा इसका रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो वाइल्ड रोडेंट्स जिसमें कि फील्ड माइस, जर्बिल्स, स्कंक हो गया, फील्ड माइस हो गए और जर्बिल्स, ये क्या है, इसके वाइल्ड रोडेंट्स होते हैं, वो रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन में आएंगे। और कई स्मॉल एनिमल्स भी आ सकते हैं। तो ये इसके नेचुरल रिजर्वायर है प्लेग के, रोडेंट्स। दीज आर फाउंड इन माउंटेन्स, डेजर्ट में पाए जाते हैं, माउंटेन्स में, कल्टिवेटेड एरिया, फॉरेस्ट में पाया जाएगा। 200 स्पीसीज एनिमल्स की कैरी करती है प्लेग को। ठीक है, और मेनली इसका रोडेंट जो है वो रिजर्वायर है। भारत में अगर अपन बात करें तो वाइल्ड रोडेंट जो होते हैं ना, मेनली कौन से, टेटेरा इंडिका जो है वो मेन रिजर्वायर है इंडिया में। और रेट्स हो गए, रेटस है ना, ये भी प्लेग का रिजर्वायर है। और जनरली द डिसीज इज मेंटेन एंड स्प्रेड बाय द रेजिस्टेंट स्पीसीज ऑफ वाइल्ड रोडेंट, दैट इज रोडेंट विच हैव बिकम इम्यून टू प्लेग। मतलब रोडेंट से फैलता है, रिजर्वायर यही है। ठीक है, और सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, इन्फेक्टेड रोडेंट एंड फ्लीज। तो फ्लीज और इन्फेक्टेड रोडेंट से ये इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, हॉस्ट फैक्टर की बात करें तो एजेंट सेक्स, तो ऑल एजेंट बोथ सेक्स इन्वॉल्व होगा। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करें तो मेन may come into contact with natural foci in the course of hunting, grazing, cultivation, harvesting and construction activities or while engaging in outdoor recreation। तो क्या होता है कि कभी शिकार के लिए या ग्रेजिंग पर्पस से, हार्वेस्टिंग, कल्टीवेशन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, इसकी वजह से मैन में ये कॉन्टेक्ट हो सकता है। और दीज एक्टिविटी ऑफर न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज़ टू फ्ली मेन कॉन्टेक्ट। जहाँ भी फ्ली का मेन से कांटेक्ट होगा तो वहाँ से इन्फेक्शन आ जाएगा। सोशल अप हेवेल्स लाइक अ वॉर में एल्सो अमाउंट ऑफ आउटब्रेक। ठीक है, वॉर की वजह से भी आउटब्रेक आ सकती है। और मूवमेंट ऑफ पीपल, जैसे प्लेग इज एसोसिएटेड विद मूवमेंट ऑफ पीपल एंड कार्गो बाय सी और लैंड। रेट्स एंड रेट फ्लीज आर ट्रांसपोर्टेड इन दिस वे। मतलब क्या होता है कि पीपल का मूवमेंट होगा, लोग अगर मूवमेंट करेंगे एक जगह से दूसरी जगह पे तो वो इन्फेक्शन को भी कैरी करते हैं। ठीक है, तो ट्रेवलर्स में देखने को मिलेगा। और इसके बाद इम्यूनिटी की बात करते हैं तो मेन हैज़ नो नेचुरल इम्यूनिटी आफ्टर रिकवरी इज रिलेटिव। नेचुरल इम्यूनिटी नहीं आती, ये इन्फेक्शन के बाद इम्यूनिटी जो है रिकवरी के बाद मिल सकती है, रिलेटिव इम्यूनिटी। इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करते हैं तो सीज़न कौन सा होता है, आउटब्रेक जो है प्लेग की कब आती है, सीजनल नेचर की होती है। जैसे प्लेग का सीज़न आता है नॉर्थन इंडिया में, प्लेग सीज़न ये कब आता है, सितंबर में। सितंबर से लगा के मई तक का सीज़न जो होता है वो प्लेग सीज़न कहलाता है, सितंबर टू मई। द डिसीज टेंड्स टू डाई आउट विद द ऑनसेट ऑफ हॉट वेदर। ठीक है, तो हॉट वेदर में ये डाई हो जाएगा। Researchers indicated that the curious phenomena of plague season depends primarily on the field rodent factor। मतलब खेतों में जो rodents होते हैं वो उन पे डिपेंड करेगा। From many onwards, all species of rodent in the fields commenced estivation, closing themselves in their burrows and living on stored food reserves। जहाँ पे स्टोर फूड रहता है वहाँ पे रहते हैं या burrows में रहते हैं। जो साउथ इंडिया में है क्या है कि इसमें ऑल ईयर इसका सीज़न रहता है। ठीक है, अब टेम्परेचर तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है ये, जिसमें ह्यूमिडिटी रहती है 60%।
वो इसके लिए फेवरेबल होता है। रेनफॉल की बात करें तो हेवी रेनफॉल हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि फील्ड जो है होती है वो फील्ड में जो बरोस होती है, चूहों की जो रेट्स की जो बरोस होती है, उनके जो चूहों के जो बिल्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, बरोस, उसमें पानी भर जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, फ्री फ्रॉम प्लेग। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कीपिंग सर्टेन स्टेट, बंगाल में क्या फ्री फ्रॉम प्लेग, हेवी रेनफॉल होती है इसलिए। और उर्बान और रूरल एरियाज़ की बात करें तो यहाँ पे प्लेग हैज़ फेल्ड टू गेन द foothold in many towns of India, perhaps due to towards ecological condition and lack of efficient flea vectors। तो फ्ली वेक्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है इसके इन्फेक्शन के लिए। ह्यूमन ड्वेलिंग की बात करें तो रेट्स फ्रीक्वेंट ड्वेलिंग हाउसेस एंड वेयर हाउसिंग कंडीशन आर पुअर, देयर मे बी एन अनअबाउंडेंस ऑफ रेट्स एंड रेट फ्लीट्स ऑल ईयर राउंड, द कॉन्टेक्ट विद द मैन अकर रेडली। क्या होता है कि जहाँ पे रेट ज़्यादा होंगे, जिन ह्यूमन ड्वेलिंग प्लेसेस में रेट ज़्यादा होते हैं वहाँ पे होगा ये प्लेग। बेसिकली चूहों से फैलती है, तो जहाँ पे चूहे होंगे वहीं तो होगा ये। तो देखो अब वेक्टर क्या है इसका, तो इसमें आ जाएगा फ्ली, रेड फ्ली जो होती है जिसमें कि एक्स चियोपीस जो है मेन है। प्लेग इज़ द रेड फ्ली, एक्स चियोपी इज बट अदर फ्लीज में also transmit the infection, example X STR, X brasiliensis, Pulex irritans, human flea जिसका नाम है Pulex irritans। both sexes of flea bite and transmit the disease। तो फ्ली के बहुत सेक्सेस इन्वॉल्व हो सकते हैं, मेनली 4 अपन ने देखे, एक्स चियोपिस, एक्स एस्टिया, एक्स ब्राजिलियंसिस और प्यूलेक्स इरिटेंस। ब्लॉक्ड फ्ली, तो फ्ली है ना ये क्या करती है, इंजेस्ट अप टू 0.5 cubic mm ऑफ ब्लड विच में कंटेन अ मैनी ऑफ, इसमें 5000 प्लेग बेसिलाई पाए जाते हैं। अगर वो जो फ्ली है वो इंजेस्ट कर लेती है कि उसको 0.5 क्यूबिक mm ब्लड को इंजेस्ट करती है फ्ली, तो उसमें कितना है 5000 प्लेग बेसिलाई हैं। अब जो प्लेग बेसिलाई है ये रेड फ्ली में क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा गट में, रेड फ्ली की गट में इसका मल्टीप्लिकेशन होगा किसका, बेसिलाई का। फिर वो क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा किसको, प्रोवेंट्रिकुलर्स, सो दैट नो फूड कैन पास थ्रू, सच अ फ्ली इज कॉल्ड ब्लॉक फ्ली। तो ब्लॉक फ्ली वो होती है जिसकी गट में ये बेसिलाई मल्टीप्लाई होते हैं, जिसकी वजह से प्रोवेंट्रिकुलस जो है वो ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, तो ब्लॉक फ्ली हमने देखा। A block flea eventually faces starvation and death because it is unable to obtain a blood meal। फिर वो ब्लड मील नहीं ले पाएगी तो उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो हमने ब्लॉक फ्ली देखी। अब इसके बाद पार्शियली ब्लॉक फ्ली जो है वो डेंजरस होती है। ठीक है, क्योंकि वो कम्प्लीटली ब्लॉक नहीं हुई है। इंक्यूबेशन पीरियड बुबोनिक प्लेग का 2 से 7 दिन, सेप्टिसेमिक प्लेग का 2 से 7 दिन और न्यूमोनिक प्लेग का 1 से 3 दिन। अगर मेंस की बात करें, मेंस में डिसीज़ की, तो बुबोनिक प्लेग पहला पढ़ेंगे अपन। तो बुबोनिक प्लेग इसमें ना 3 मेन क्लिनिकल फॉर्म पाए जाते हैं, बुबोनिक, न्यूमोनिक और सेप्टिसेमिक। बुबोनिक प्लेग की बात करते हैं तो ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिसीज़ है। इन्फेक्टेड कैसे होगा, इन्फेक्टेड रेड फ्ली, जैसे पहले इन्फेक्शन समझो कैसे ट्रांसमिशन होता है, रेड से फ्ली में आता है, रेड फ्ली में, और रेड फ्ली से मैन में आता है। ठीक है, तो जो आपका इन्फेक्टेड रेड फ्ली है ये यूजुअली बाइट करती है लोअर एक्सट्रीमिटी में, है ना, जिसमें बेसिलाई हैं। फिर ये बेसिलाई कहाँ पे जाएंगे, रीजनल लिम्फेटिक्स में जाएंगे, और फिर उसके बाद फीवर आएगा, चिल्स, हेडेक, प्रोस्टेशन, पेन होगा। ठीक है, और लिम्फ नोड इनलार्ज हो जाएंगे, टेंडर और लिम्फ नोड इनलार्ज ग्रोइन रीजन के, स्पेशली एक्जिला, नेक, और जहाँ पे फ्ली ने बाइट किया है वहाँ पे डिपेंड करेगा उसमें। बुबोनिक प्लेग जो है वो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होता है,
ठीक है, क्योंकि इसमें लॉक फ्ली हो जाएगी, तो इसकी वजह से ये फैलता नहीं है। न्यूमोनिक प्लेग जो है ये रेयर होता है, बुबोनिक सेप्टिसेमिक का कॉम्प्लिकेशन होता है। न्यूमोनिक प्लेग हाईली इन्फेक्शियस होता है, 1% इंसिडेंस रहता है इसका। ये मैन टू मैन स्प्रेड होता है इस ड्रॉपलेट के थ्रू, स्पूटम के थ्रू। और सेप्टिसेमिक प्लेग रेयर होता है, लेबोरेटरी से पता चलता है ये। और बुबोनिक प्लेग जो है वो सेप्टिसेमिक में चला जाता है इन्फेक्शन की वजह से। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में अपन स्टेन लगाएंगे, ठीक है, जिम्सा स्टेन, जिम्सा या वाइसोन स्टेन, कल्चर, ठीक है, कल्चर कर सकते हैं, और सीरोलॉजी और अदर मेथड्स। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कंट्रोल करने के लिए? अर्ली डायग्नोसिस। तो जब भी एपिडेमिक सिचुएशन आती है तो सबसे पहले अर्ली डायग्नोसिस, ठीक है। प्लेग का डायग्नोसिस बनाएंगे, एक्यूट फीवर, पेनफुल लिम्फ नोड इनलार्जमेंट, बुबोस स्पेशली इंग्वाइनल रीजन में, और रेड फॉल्स होते हैं, डेड रेट्स मिलेंगे अपन को, तो ये मतलब आउटब्रेक आ चुकी है, रेट्स की डेथ हो गई ना, तो उससे अपन समझ सकते हैं। और नोटिफिकेशन, अगर ह्यूमन या रोडेंट केसेस अगर डायग्नोस हो रहे हैं तो अपन को नोटिफाई करना पड़ेगा। आइसोलेशन, ठीक है, फिर ट्रीटमेंट देंगे, ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट जो है बिना डायग्नोसिस कंफर्म हुए भी अपन स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अपन क्या देंगे? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन मेनली, पेनिसिलिन, और डिसइंफेक्शन भी करना पड़ेगा अपन को, जैसे स्पूटम डिस्चार्ज, जिसकी वजह इसको जो भी आर्टिकल्स हैं उनको डिसइंफेक्शन करना पड़ेगा। फ्ली को कंट्रोल कैसे करेंगे? तो जो रोडेंट फ्ली मेन चेन है उसको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है, इंसेक्टिसाइड यूज़ करना पड़ेगा प्रॉपर, DDT, BSC ये यूज़ करेंगे, BSC और DDT। रोडेंट्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है, सैनिटाइजेशन रखना पड़ेगा, ठीक है, हाउसिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और वैक्सीनेशन WHO के ने बताई इसकी वैक्सीन, वो देखते अपन। तो इसमें एडल्ट्स प्राइमरी इनोकुलेशन, फर्स्ट और सेकेंड डोज और बूस्टर डोज। तो इसमें यहाँ पे प्रिवेंशन कंट्रोल के लिए दी जाती वैक्सीन, ठीक है, किल्ड प्लेग वैक्सीन है अपने पास। और एडल्ट मेल्स को अलग डोज है, ठीक है, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, थर्ड डोज, 3 डोज दिए जाते हैं। तो थर्ड डोज यानी बूस्टर डोज। इम्यूनिटी 5 से 7 दिन बाद मिल जाएगी अपन को डोज लगने के। कीमो प्रोफाइलैक्सिस भी दे सकते हैं, जिसमें टेट्रासाइक्लिन, सल्फोनामाइड्स। हेल्थ एजुकेशन देना पड़ेगा। एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, ये सारे हेडिंग्स आएंगे इसमें। और रिपोर्टिंग ऑफ केसेस एंड आउटब्रेक ऑफ प्लेग, रिपोर्टिंग भी देनी पड़ेगी कि भाई आउटब्रेक आई है तो केसेस, कीमोथेरेपी क्या दी है अपन ने, कितने केस आए हैं, कितने वेक्टर, कैसे कौन कौन से वेक्टर से ट्रांसमिट हो रही है, ये सब अपडेट रखना पड़ेगा। और सर्विलेंस में प्लेग हैज़ पोटेंशियल ऑफ फॉर स्प्लिट इनटू ससेप्टिबल एरियाज, ससेप्टिबल एरियाज में होता है ये। तो ऐसे एरिया जो जहाँ पे पाए जाते हैं नेचुरल ऑफ प्लेग फोकाई, वहाँ पे अपन पास्ट इन्फेक्शन की हिस्ट्री ले लो, और सर्विलेंस बहुत ज़रूरी है वहाँ पे। तो सर्विलेंस के लिए अपन को ऑल एस्पेक्ट में कवर करना पड़ेगा, जैसे कि ह्यूमन प्लेग, रोडेंट प्लेग, उसकी माइक्रोबायोलॉजी, सीरोलॉजी, एंटाइमोलॉजी, इन सबको कंसिडर करना पड़ेगा।
इसके अलावा इसमें रोडेंट्स में कैसे आता है ये, तो रोडेंट्स में, वाइल्ड रोडेंट्स में देखने को मिलता है। और एपिजूटियोलॉजी में दो इकोलॉजिकल साइकिल चलती है, वाइल्ड प्लेग वाली और डोमेस्टिक प्लेग। एपिजूटियोलॉजी की बात करें तो इसमें दो इकोलॉजिकल साइकिल होती है, एक वाइल्ड प्लेग साइकिल और एक होती है डोमेस्टिक प्लेग साइकिल। प्लेग को अपन ब्लैक डेथ भी कहते हैं, इसको महामारी कहते हैं, ग्रेट डेथ भी कहते हैं। यार्शीनिया पेस्टिस की वजह से ये होता है, जो कि ग्राम नेगेटिव नॉन मोटाइल कोकोबैसिलाई है और वेसन स्टेन इसकी यूज़ होती है। ठीक है, रेड फ्ली जीनोसाइला चियोप्सिस, एक्स जीनोप्सिस, जिनोप्साइला चियोप्सिस, ये मेन है। वाइल्ड रोडेंट्स की वजह से फैलता है ये रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन। और न्यूमोनिक और बुबोनिक दो टाइप होते हैं। जिनोप्साइला चियोप्सिस कॉमनेस्ट वेक्टर। न्यूमोनिक प्लेग 1 से 3 दिन, बुबोनिक प्लेग 2 से 7 दिन और सेप्टिसेमिक प्लेग 2 से 7 दिन। टोटल फ्ली इंडेक्स की बात करें तो ये एवरेज नंबर ऑफ फ्लीज ऑफ ऑल स्पीसीज पर रेट। तो पर रेट कितनी स्पीसीज है फ्ली की, उसको कहते हैं टोटल फ्ली इंडेक्स। और चियोप्सिस इंडेक्स क्या होता है, इसमें जिनोप्सिला चियोप्सिस पर रेट, एवरेज नंबर ऑफ जिनोप्सिला चियोप्सिस पर रेट कितनी जिनोप्सिला चियोप्सिस है, उसको कहेंगे चियोप्सिस इंडेक्स। और फ्ली इंडेक्स यानी पर रेट कितनी फ्ली है। और बरो इंडेक्स, एवरेज नंबर ऑफ फ्ली पर स्पीसीज पर रोडेंट बरो, एक बरो में कितनी फ्ली है। और डिफरेंट फ्लीज का जो परसेंटेज होता है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ फ्लीज। कुछ पॉइंट्स आपने देखे थे, जैसे कि उत्तरकाशी उत्तराखंड में डेनगुड विलेज में अपन को आउटब्रेक आई थी। ठीक है, मोस्ट रिसेंट आउटब्रेक। और न्यूमोनिक प्लेग जो होता है वो वायरुलेंट होता है, लीस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्लेग। और इफ़ेक्टिव कंट्रोल अगर अपन को करना है तो अपन को जो फ्ली इंडेक्स है उसको ड्रॉप करना पड़ेगा, है ना। और WHO रिकमेंडेशन ऑफ प्लेग वैक्सीनेशन शुड बी ओनली फॉर प्रिवेंशन नॉट फॉर कंट्रोल। तो वैक्सीन जो है वो प्रिवेंशन के लिए, कंट्रोल के लिए नहीं है। और रेड फ्ली इंजेस्ट करती है 0.5 क्यूबिक mm ऑफ ब्लड, जिसमें कि 5000 बेसिलाई होते हैं। ब्लॉक फ्ली पार्शियली अगर ब्लॉक है तो वो ट्रांसमिट कर सकती है। ठीक है,